नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय अपराधों की, यानी फाइनेंशियल क्राइम्स की दुनिया में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। हाल ही में ईडी दिवस के मौके पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने कुछ ऐसी बातें साझा की हैं जो इस विषय पर हमारा नजरिया बदल देंगी। उन्होंने बताया कि कैसे इन अपराधों का पूरा पैटर्न ही बदल गया है और हमारी एजेंसियां इसके लिए कैसे खुद को तैयार कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाल के कुछ सालों में इन वित्तीय अपराधों ने अपना रूप कैसे बदला है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि ये अब सिर्फ कागजी हेराफेरी तक सीमित नहीं रहे हैं। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिसका सीधा असर हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। भाग 1, बदलता हुआ आपराधिक परिदृश्य। अगर हम पुराने और नए अपराधों को तौल कर देखें तो अंतर बिल्कुल साफ है। एक समय था जब जांच एजेंसियों का पूरा फोकस बैंक धोखाधड़ी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घोटालों या रियल एस्टेट के फर्जीवाड़े पर हुआ करता था। लेकिन ईडी डायरेक्टर के मुताबिक इन पारंपरिक व्हाइट कॉलर अपराधों में अब काफी कमी आई है और इनकी जगह ले ली है बिल्कुल नए और हाईटेक खतरों ने। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये पुराने घोटाले अचानक कम कैसे हो गए। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये असल में जांच एजेंसियों की लगातार की गई सख्ती और सरकार की ठोस पहलों का सीधा नतीजा है। इन कड़े और लगातार उठाए गए कदमों ने पुराने तरीके के अपराधियों की कमर तोड़ दी है, जिससे उन्हें अपने पैंथरे बदलने पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, नए वित्तीय खतरे। आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड, साइबर क्राइम, टेरर फाइनेंसिंग, देश विरोधी गतिविधियां और ड्रग्स की तस्करी। ईडी प्रमुख ने आज के खतरों को बिल्कुल इसी तरह से परिभाषित किया है। अपराधी अब बॉर्डर के मोहताज नहीं है, वो सीधे डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपना काला धन छिपा रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हमारी एजेंसियां इन नए खतरों से निपट रही हैं। राहुल नवीन जी ने लाल किला विस्फोट मामले का उदाहरण दिया, जो ये साबित करता है कि एजेंसी अब सिर्फ अपराध पर ही नहीं बल्कि आतंकवाद और जासूसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर भी बाज की नजर रख रही है। मतलब सीधा पैसों के फ्लो पर वार करके राष्ट्र विरोधी नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। अब आते हैं भाग 3 पर, 94% दोष सिद्धि दर यानी कन्विक्शन रेट। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 94% का आंकड़ा। जी हाँ, 94%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन मामलों में अदालती कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनमें से लगभग हर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोषियों को सजा दिलवाई है। लेकिन रुकिए, हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक और नंबर है जो हमें देखना चाहिए, 2400। ये उन मामलों की संख्या है जो अभी निचली अदालतों में पेंडिंग है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एजेंसी के सामने कानूनी मुकदमों का कितना बड़ा पहाड़ है और न्यायिक प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है। पर अच्छी बात यह है कि इतने भारी वॉल्यूम के बावजूद ईडी का रुख बेहद सकारात्मक है। उन्हें पूरा भरोसा है कि ये पेंडिंग केसेस भी आखिरकार सजा में बदलेंगे और अपराधियों की अवैध संपत्ति, जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, वो भी सफलतापूर्वक जब्त कर ली जाएगी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक कानूनी पेच है, जिसे प्रेडिकेट ऑफेंस या मूल अपराध कहते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तभी होती है जब पहले कोई और अपराध हुआ हो, जैसे करप्शन या फ्रॉड। तो अदालतों के सामने बहस ये है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस तब तक रुकना चाहिए जब तक पहला अपराध साबित ना हो जाए, या फिर इसे एफएटीएफ की ग्लोबल गाइडलाइंस के हिसाब से अपना अलग और स्वतंत्र रूप से चलना चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो मुकदमों की स्पीड तय करता है। आइए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 4, भारत की वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है और भारत की साख कैसे मजबूत हो रही है। 2026 में भारत एसेट रिकवरी से जुड़े ARIN-AP नेटवर्क की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा और ब्रिक्स देशों के लिए एक अहम केंद्र बनेगा। यही नहीं, 2028 में हम ग्लोबल एंटी करप्शन नेटवर्क ग्लोब की भी मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ नाम के पद बिल्कुल नहीं है। ARIN संचालन समूह के अध्यक्षता करना और वैश्विक स्तर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नियम तय करना, इसका मतलब है कि भारत अब सक्रिय रूप से दुनिया के वित्तीय सुरक्षा नियमों को आकार दे रहा है। हम अब सिर्फ नियम मान नहीं रहे,
बल्कि उन्हें बना रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही ज्वलंत सवाल पे आके रुकते हैं। जैसे जैसे वित्तीय अपराध डिजिटल होते जा रहे हैं और देशों की सीमाएं खत्म हो रही हैं, क्या दुनिया भर की जांच एजेंसियां भविष्य के अपराधियों को पकड़ने के लिए उतनी ही तेजी से काम कर रही हैं? ये आधुनिक अपराधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प रेस है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो पक्की है, वित्तीय सुरक्षा की ये लड़ाई आगे और भी रोमांचक होने वाली है।